Students, in this video we are going to do some practice based on the prepositions which we studied in the last lecture. Okay, लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था प्रीपोजिशंस के बारे में, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हम सिर्फ 10 क्वेश्चंस करेंगे. आफ्टरवर्ड्स विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल जहाँ पे प्रीपोजिशंस पेयर्स में पूछे जाते हैं. ठीक है ना, मतलब वो प्रीपोजिशन जो नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव के साथ यूज होते हैं. ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. अभी हम लोग जो प्रीपोजिशन पढ़ चुके हैं, सिंपल प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन, उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. 3-4 क्वेश्चन उस पर भी आते हैं. ठीक है ना, तो जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, ठीक है ना, उस पे बेस्ड हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल पे आएंगे. You have to write the questions. I'm not giving you the options, है ना. जो क्वेश्चंस दिए गए हैं विदाउट ऑप्शंस हैं, आपको खुद से ऑप्ट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रॉग जंप्ड डैश द पॉन्ड. In autumn, leaves fall dash the trees. Okay. Mona is leaning dash the wall. Sneha is sitting dash me. The hunter aimed dash the deer. Sixth question. The car suddenly turned dash the east. Okay. Seventh question. The ball is rolling dash the ground. Eighth question. Dash a doctor. He is also a singer. Question number 9. The match between
Sri Lanka and Pakistan has been postponed. Okay, last one. She arrived dash India dash 5th August. Now you have 10 questions, very simple questions. Okay, just for practice. The first one is the frog jumped dash the pond. Second one, in autumn, you know autumn जिसको हम पतझड़ बोलते हैं. In autumn, leaves fall dash the trees. Mona is leaning dash the wall. Sneha is sitting dash me. The hunter aimed dash the deer. The car suddenly turned dash the east. The ball is rolling dash the ground. Dash a doctor, he is also a singer. The match dash Sri Lanka and Pakistan has been postponed. She arrived dash India dash 5th August. Very simple questions. पिछले वीडियो को अगर आपने बहुत गौर से देखा है और उसको समझा है तो आप बहुत आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं एंड विल ट्राई टू सॉल्व दैम. पहला क्वेश्चन है द फ्रॉग जंप्ड डैश द पॉन्ड. मैंने पहले बताया था कि कोई भी चीज़ जो आपको लग रहा है कि याद करने वाली है वो एक्चुअली याद करने वाली नहीं होती, समझने वाली होती है. ठीक है ना, आप अपने दिमाग में उसका एक लिंक बनाइए. ठीक है ना, और आपको याद कुछ नहीं करना है. अब देखिए द फ्रॉग जंप्ड डैश द पॉन्ड. अब ऑप्शन में क्या दिया होगा? इन, ऑन, अपॉन, इनटू. अब बहुत सारे लोग 75% लोग यहां पे इन लिखेंगे, द फ्रॉग जंप्ड इन द पॉन्ड. ठीक है ना, लेकिन यहां इन नहीं होगा, जंप इनटू द पॉन्ड. ठीक है, जंप इनटू द पॉन्ड. इनटू किस लिए होगा? क्योंकि यहां पे मीडियम चेंज हो रहा है. फ्रॉग हवा में है पहले, जब वो जंप करके पॉन्ड में जाएगा तो यहां मीडियम चेंज हो रहा है फ्रॉम एयर टू वाटर. तो ये सेंस आपको याद रखना है. क्लियर? ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इनटू का यूज कहाँ करते हैं? चेंज ऑफ मीडियम. ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा, वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, या वाटर चेंजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस. यहां इनटू का यूज किया हमने. दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. इन ऑटम लीव्स फॉल डैश द ट्रीज. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम एक वर्ड का यूज करते हैं OFF. ऑफ स्टैंड्स फॉर सेपरेशन. यहां पे अलगाव का सेंस आ रहा है. ठीक है ना, 90% 95% स्टूडेंट्स यहां पे आंसर लिखेंगे फ्रॉम. इन ऑटम लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज. ठीक है ना, यहां देखने में भी एज यूजुअल लग रहा है कि सही होगा, लेकिन यहां पे सही नहीं है. जहां तक हम एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो यहां पर हमने ये पढ़ा है कि ऑफ OFF गिव्स अ सेंस ऑफ सेपरेशन. यानी वो चीज पहले किसी दूसरे चीज से अटैच थी, है ना, अब वो अलग हो गई है. फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर कोई पेड़ है और यहां से जब पत्ते गिरते हैं ये पत्ते पहले पेड़ का एक पार्ट थे, लेकिन अब पतझड़ में क्या होता है कि लीव्स टूट करके गिर जाती हैं नीचे. तो यहां पर एक सेंस आता है सेपरेशन का.
ये जो ऑब्जेक्ट है पहले इसका पार्ट था, अब वो अलग हो गया, तो ये सेंस ऑफ सेपरेशन आ रहा है, तो यहां पे ओ डबल एफ ऑफ का यूज करेंगे। ओके, क्लियर। थर्ड वन, मोना इज लीनिंग। लीनिंग का मतलब होता है झुकना, ऐसे जैसे मैं ऐसे लीन करके दीवार के सहारे खड़ा हूं। पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। यहां पे एक वर्ड यूज होता है, मोना इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। ठीक है ना। नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में हम अगेंस्ट का यूज कहां करते हैं? अगेंस्ट, मुखालफत। ओके, द मराठास रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल्स, या हम कहते हैं ना द स्टूडेंट्स आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब विरोध करना। ओके, मुखालफत करना, वो अगेंस्ट दूसरा है। तीसरा एग्जांपल ये है कि एन एफआईआर हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द क्रिमिनल। किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है, कोई कंप्लेंट दर्ज होती है, तो हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन में एक सेंस और भी है, जो सेंटेंस को देखते ही आपको पता चल जाएगा। मोना इज लीनिंग, यहां पे लीनिंग है। स्टैंडिंग भी अगर होता तो यहां पे क्या होता? अगेंस्ट द वॉल। फोर्थ वन, स्नेहा इज सिटिंग डैश मी। अब सवाल यह है कि क्या एक ही ऑप्शन यहां पे होगा? नहीं, डिपेंड्स ऑन वट एवर ऑप्शंस आर गिवन। जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से जो बेस्ट है उनको हमें यूज करना है। अब कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन एक से ज्यादा भी सही होते हैं। अब समझने के लिए मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑप्शन है बिफोर, बी है बिहाइंड, सी है इन फ्रंट ऑफ, डी है मोर देन वन, या ई ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। ऐसे भी कभी कभार ऑप्शंस होते हैं। ठीक है ना। स्नेहा इज सिटिंग बिफोर मी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बिफोर का मीनिंग फेस टू फेस। तो फेस टू फेस का जहां तक सेंस होगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे? बिफोर का यूज करेंगे। आ रही बात समझ में? तो बिफोर भी सही है। बिहाइंड, स्नेहा इज सिटिंग बिहाइंड मी, ये भी सही है। स्नेहा इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ये भी सही है। जब तीनों सही है तो यहां पर एक ऑप्शन है डी, मोर देन वन। अब टेक्निकल इश्यूज क्या होती हैं ऑप्शन में वो देखना है हमें। मोर देन वन, ये तो दिख रहा है मोर देन वन सही है, लेकिन यहां एक ई ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी अगर होगा तो यहां सी कैंसिल हो जाएगा, हालांकि सी भी सही है। आ रही बात समझ में? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, मोर देन वन। ठीक है ना। द हंटर एम्ड एट, टारगेटेड एट, एम्ड एट। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। एट का यूज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में होता है क्लॉकल टाइम के लिए, प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन में होता है स्मॉल लोकेलिटी के लिए, और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में होता है फॉर एम और टारगेट। ठीक है। यहां ऑलरेडी एक वर्ड यूज हुआ है एम्ड, तो एम्ड के लिए क्या यूज होगा? यहां पे एट यूज होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द कार सडनली टर्न्ड डैश द ईस्ट। अब पॉसिबिलिटीज दो हैं, कंफ्यूजन दो में होता है कभी भी। ओके, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो 2 तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे हैं जैसे दोनों में से कोई एक सही है। दोनों सही लग रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सही है। अब उन दोनों में से किसी एक को ऑप्ट करना होता है जो ज़्यादा सुटेबल है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का आंसर 2 होगा, टू द ईस्ट, लेकिन 2 गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? टूवर्ड्स होना चाहिए, क्योंकि टूवर्ड्स इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और ए पर्टिकुलर पॉइंट। अब यहाँ डायरेक्शन का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टूवर्ड्स।
7. The ball is rolling dash the ground. मैंने बताया था ना ऑन और अपॉन का डिफरेंस, एक रेस्ट पोजीशन के लिए और दूसरा मूवमेंट के लिए, तो यहां पे अपॉन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, डैश अ डॉक्टर ही इज ऑल्सो अ सिंगर। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? बिसाइड्स, यानी डॉक्टर के अलावा वो एक सिंगर भी है। Besides a doctor, he is also a singer. Now question number 9, the match dash Sri Lanka and Pakistan has been postponed. तो अब ये क्या हो जाएगा? The match between Sri Lanka and Pakistan has been postponed. Question number 10, she arrived dash India dash 5th August. तो हमने देखा था प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में जब कंट्री के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। शी अराइव्ड इन इंडिया, और ये क्या है? डेट है, तो डेट के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं, ऑन 5th अगस्त। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल प्रीपोजिशन है, स्पेशली फॉर BA LLB एंट्रेंस, BA BCom एंट्रेंस, एंड equally it is important for MBA and B.Ed entrance. ठीक है ना? 4 to 5 questions are expected minimum in these type of competitive examinations. Clear? तो ये हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस किया कुछ क्वेश्चंस का based on our understanding and concepts of prepositions. And don't forget, we have studied only those prepositions which are used singly. सिर्फ एक बार यूज होते हैं, मतलब अकेले यूज होते हैं, इंडिपेंडेंटली यूज होते हैं। क्लियर? अब हम लोग जो प्रीपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं वो प्रीपोजिशन पेयर्स में यूज होते हैं। पेयर्स का मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर वर्ब या नाउन के साथ ही यूज होते हैं वो, और ये फिक्स्ड होता है कि उस पर्टिकुलर वर्ब के साथ या उस पर्टिकुलर नाउन के साथ एक ही टाइप का या एक ही प्रीपोजिशन यूज होगा, उसका एक मीनिंग होगा। उस मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए उस प्रीपोजिशन को उस पर्टिकुलर वर्ब या नाउन के साथ यूज करते हैं। ठीक है? जैसे अगर एक वर्ड हम ये देखें, एक्यूज्ड, शी इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, तो एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ का ही यूज होगा। ठीक है ना? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जरूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में एक ही टाइप का नाउन या वर्ब यूज हो। वो वर्ब फॉर्म अगर बदल रहा है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस, अगर वो वर्ब की फॉर्म बदल जा रही है तो ऐसा नहीं है कि प्रीपोजिशन बदल जाएगा, प्रीपोजिशन सेम ही रहेगा। इसको समझते हैं बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप लोग नोट करके एक बार खुद से प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल, जैसे एक वर्ड फॉर्म है ये एक्यूज, तो इसके साथ एक वर्ड आता है प्रीपोजिशन ऑफ, एक्यूज ऑफ। अब मैं कॉन्सेप्ट ये बता रहा था कि जरूरी नहीं है कि ये इसी फॉर्म में हमेशा यूज हो। कॉन्सेप्ट ये है कि ये किसी भी फॉर्म में यूज हो, इसके साथ ये प्रीपोजिशन जरूरी है। जैसे शी इज accused of murder। अब यहां accused of हो गया, V3 हो गया, यहां पे ऑफ हो गया। ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल ये है, द पुलिस इज accusing her of murder। क्लियर? अब एक कॉन्सेप्ट मैं यहां समझाना चाह रहा हूं।
दो हिडन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। पहला हिडन कॉन्सेप्ट ये है कि ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, V1, V2, V3, V4, V5, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वर्ब तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है ना। अब 12 टेंस हैं, 12 टेंस में से किसी भी टेंस में हम किसी सेंटेंस को कह सकते हैं एज पर द नीड। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये प्रीपोजिशन ये नहीं बदलेगा। जैसे यहां V2, यहां V3 प्लस ऑफ है, और यहां क्या है V4 प्लस ऑफ। पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो गया कि ये किसी भी फॉर्म में यूज हो सकता है, लेकिन उसके साथ जिस प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट है वो वैसी ही रहेगी, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पे वर्ब या नाउन के फौरन बाद वो प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। जैसे अगर हम इसकी बात देखें, द पुलिस इज एक्यूजिंग हर ऑफ मर्डर, तो यहां इस वर्ब के फौरन बाद ये प्रीपोजिशन नहीं है, बल्कि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया यहां पे हर, अब इसके बाद ये प्रीपोजिशन यूज हुआ है। आ रही बात समझ में? लेकिन ये पेयर सेंटेंस में रहेगा। क्लियर? बिल्कुल विजिबल है यहां पे डिफरेंस। सेंटेंस में इन दोनों का होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ ही हों। अब जो इसका स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वहां पे ये रिक्वायर्ड है कि यहां पर एक्यूजिंग हर ऑफ मर्डर। अब बीच में ये वर्ड आ गया हर, ये गलत नहीं है, सही है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, तो यहां घबराने की जरूरत नहीं है। ब्लैंक यहां होगा, बल्कि यहां पे इसके फौरन बाद ब्लैंक नहीं होगा जिसको आपको फिल करना है। तो आपको ढूंढना है कि ये पर्टिकुलर वर्ब या नाउन क्या है और इसके अकॉर्डिंग यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होना है। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करना चाहिए। अब हम कुछ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और उनके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके? Okay, now we are going to discuss some words and the prepositions attached with it. Hello students, these are some of the prepositions which are used along with some noun or verb. ठीक है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं और इसके मीनिंग को समझते हैं। ठीक है ना, एक एक करके इनको समझते हैं हम। अब ये एक वर्ड है अबाइड बाई। ये एक सेक्शन है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। इस बोर्ड को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ये 1, 2, 3। अब एक एक करके सबके मीनिंग को समझते हैं। ठीक है ना, ये वीडियो पॉज करके आप चाहें तो इसको आप अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं। अबाइड बाई,
अबाइड बाय मीन्स टू फॉलो द रूल्स, रूल्स को मानना, डिसिप्लिन को मानना। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है ना। दूसरा है अब्सटेन फ्रॉम। अब्सटेन फ्रॉम का मतलब टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम, अपने आप को किसी चीज से बचाना, ठीक है। अब्सटेन फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स शुड अब्सटेन फ्रॉम गैम्बलिंग, मतलब किसी चीज से दूर रहना, बुरी लत से, बुरी आदतों से दूर रहना, उसका मतलब होता है अब्सटेन फ्रॉम। एक्यूज ऑफ, एक्यूज ऑफ का मतलब शक होना किसी गुनाह का किसी के ऊपर, ठीक है ना। अब इन दोनों वर्ड्स में फर्क है, एक्यूज और एक्विट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में चोरी हुई, बहुत अच्छे से समझना है इसको, किसी के घर में चोरी हुई, सुबह पुलिस आती है और पड़ोसी को पकड़ ले जाती है। अब पड़ोसी क्या हो गया, एक्यूज है। अभी ये प्रूव नहीं हुआ है कि चोरी उसी ने की थी, शक के बिना पे किसी को पकड़ना, ठीक है ना, सस्पेक्टेड, वो सस्पेक्टेड है तो वो क्या है, एक्यूज्ड ऑफ है। ही इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ठीक है। अब पता ये चला कि घर का ही कोई आदमी चोरी किया था, तो ये प्रूफ हो गया, कोर्ट में ये प्रूफ हो गया। अब वो जो पड़ोसी जिसको पुलिस ले गई थी उसको छोड़ना पड़ा। नाउ ही इज एक्विटेड ऑफ द क्राइम, एक्विट ऑफ, एक्विटेड ऑफ, ठीक है ना, यानी उस गुनाह से जो उसने किया ही नहीं है या उस पर इल्जाम लगा है, उस इल्जाम से बरी हो जाना। एडिक्टेड टू मतलब हैबिचुअल होना। कोई आदमी है अगर शराब का एडिक्शन है उसको, तो हम ये कह सकते हैं ही इज एडिक्टेड टू बियर और लिक्वर। अग्री टू, दो चीजें हैं यहां पर, अग्री के साथ एक टू भी है और अग्री के साथ विद भी है। अग्री टू ये थिंग के लिए यूज होता है, आई एम अग्री टू योर ओपिनियन। अग्री विथ, अगर आप किसी आदमी से सहमत हैं, उससे राजी हैं, किसी पर्सन से, तो विद का यूज होगा। अग्री विथ, आई एम अग्री विद यू, ठीक है ना। ये थिंग के लिए यूज होगा, ये पर्सन के लिए यूज होगा। अलार्म्ड एट, अलार्म्ड एट का मतलब सचेत हो जाना, बिल्कुल अलर्ट हो जाना। द गवर्नमेंट इज अलार्म्ड एट द डिटोरिएटेड कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। अमेज्ड एट, अमेज्ड एट का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, वंडर्ड हो जाना। सरप्राइज के लिए भी एट का ही यूज होगा, रिमेंबर। अमेज्ड एट, आई एम अमेज्ड एट योर ब्यूटी, क्लियर। अपोलोजाइज टू, अपोलोजाइज फॉर, किसी आदमी के लिए अपोलोजाइज टू यूज होगा। द स्टूडेंट अपोलोजाइज टू द प्रिंसिपल, अपोलोजाइज फॉर उस एक्ट के लिए जो आपने किया है। द स्टूडेंट अपोलोजाइज फॉर हिज मिसडीड्स, उसने जो मिसडीड किए उसके लिए अपोलोजाइज, तो अपोलोजाइज फॉर। अब इन दोनों को एक ही सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द स्टूडेंट अपोलोजाइज टू द प्रिंसिपल फॉर हिज मिसडीड, गुड। अटेंड टू, अब यहां अटेंड टू हमें पता है कि ये अटेंड का मतलब क्या होता है। अटेंड का मतलब अटेंड करना, जैसे शादी अटेंड करना, पार्टी अटेंड करना। लेकिन दो पॉइंट्स तो मैंने पहले बता दिए, तीसरी पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट इज कि कभी भी इसका मीनिंग जरूरी नहीं है कि सेम ही हो अगर वो किसी प्रीपोजिशन के साथ यूज हो रहा हो। अटेंड का मतलब होता है अटेंड करना, जाना कहीं, लेकिन अटेंड टू का मतलब होता है सुनना। अटेंड टू माई एडवाइस मतलब मेरे एडवाइस को ध्यान से सुनो, ठीक है ना। ये ब्यूटी है प्रीपोजिशन का। नाउ कम टू सेकंड सेक्शन, बिलोंग टू। फॉर एग्जाम्पल, जिससे पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं आई बिलोंग टू बिहार, आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। बिलोंग टू मतलब उससे वास्ता रखना, वहां का होना, बिलोंग टू। दिस मार्कर बिलोंग्स टू द कोचिंग, मतलब ये कोचिंग का है, ठीक है ना।
बिवेयर ऑफ मतलब सावधान रहना। आपने घर के बाहर देखा होगा बहुत सारे बोर्ड्स लिखे होते हैं, बिवेयर ऑफ डॉग्स, हॉस्पिटल के बाहर लिखा होता है। बिवेयर ऑफ का मतलब सावधान। कॉल एट, कॉल फॉर, कॉल ऑन, ठीक है ना। तीनों का अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है ना। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? डिमांड, डिमांड करना। द स्टूडेंट्स आर कॉलिंग फॉर द ऑफलाइन क्लासेस, मतलब दे आर डिमांडिंग ऑफलाइन क्लासेस। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से मिलना। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से मिलना। Yesterday, Prime Minister Modi called on the President, यानी कल प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेसिडेंट से मिले। कॉल ऑन का मतलब मिलना। कंपेयर विथ, कंपेयर विथ का मतलब कंपैरिजन करना, ठीक है ना। कंपेयर विथ। कॉम्प्लाई विथ, कॉम्प्लाई विथ और अबाइड बाय, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। कॉम्प्लाई विथ का मतलब होता है मानना, सहयोग करना, कोऑपरेट करना। ओके। द जेलर हैज रिक्वेस्टेड द प्रिजनर्स टू कंप्लाई विथ द इंस्ट्रक्शंस। ओके, कंप्लाई विथ। डील इन, डील विथ, डील इन, डील इन यूज होता है थिंग्स के लिए, डील विथ पर्सन के लिए। जैसे डील इन, रोहन्स फादर डील्स इन रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है ना। अब जैसे डील विथ, आई एम डीलिंग विथ माई क्लाइंट, मैं अपने क्लाइंट से डील कर रहा हूं। डिप्राइव ऑफ का मतलब महरूम रह जाना, वंचित रह जाना, किसी चीज से, किसी चीज का ना मिलना। अब देखिए इसका, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा प्रीपोजिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। Many people in India are deprived of basic needs, मतलब इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक नीड्स नहीं मिल पा रही है। वो चीज़ ना मिल पाना, उसके लिए यूज़ करते हैं डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड ऑफ, उस चीज़ से महरूम रह जाना। हिंदी में कहें तो वंचित रह जाना। एस्केप फ्रॉम, कहीं से निकल जाना, भाग जाना। आई वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम दिस मेस, है ना, एस्केप फ्रॉम। एक्सेल इन मतलब परफॉर्म करना, अच्छा, आउट परफॉर्म करना, एक्सेल इन। मेनी स्टूडेंट्स हैव एक्सेल्ड इन द स्टडीज, और मेनी स्टूडेंट्स हैव एक्सेल्ड इन देयर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। एक्सेल्ड इन मतलब आउट परफॉर्म करना, अच्छा परफॉर्म करना। एग्जेम्प्ट फ्रॉम, एग्जेम्प्ट फ्रॉम मतलब छूट मिलना। बोलते हैं ना, जैसे एग्जाम्पशन है, 5% का एग्जाम्पशन है, एम्प्लॉय कोटा है, या स्पोर्ट्स कोटा है, या डिबेट्स कोटा है, तो इस पर कुछ एग्जाम्पशन यानी छूट मिलती है, यानी रियायत मिलती है, यानी डिस्काउंट मिलता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जेम्प्ट फ्रॉम, ठीक है ना। गिव अप, गिव अप का मतलब छोड़ देना। अब जैसे मैं ये कहूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग माई स्टूडेंट्स नेवर टू गिव अप, मतलब कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। गिव अप मतलब कहते हैं ना कि यार अब तैयारी करके थक गया हूँ, मैं ज़िंदगी से थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ। आई वॉन्ट टू गिव अप मतलब सरेंडर। गिव अप मीन्स सरेंडर। हेजिटेट एट, हेजिटेट का मतलब पता है? शर्माना। ओके, हेजिटेट एट। हंट फॉर, हंट फॉर का मतलब किसी चीज़ की तलाश करना। आई एम हंटिंग फॉर अ मेंटर। ओके। इंडल्ज इन मतलब इन्वॉल्व होना, शामिल होना। मेनी स्टूडेंट्स आर इंडल्ज्ड इन बेटिंग। अब जैसे आईपीएल शुरू होने वाला है, बहुत सारे लोग, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो बेटिंग करते हैं, सट्टा लगाते हैं कि आज कौन जीतेगा, आज कौन हारेगा। दिस इज प्रोहिबिटेड एंड इट्स इमोरल। ये गलत है, बिल्कुल गैर कानूनी है, बहुत लोग करते हैं। तो मेरी एक एडवाइस ये है कि डोंट गेट इंडल्ज्ड इन बेटिंग। इन्फ्लिक्ट ऑन, किसी को तकलीफ देना। इन्फ्लिक्ट अपॉन या ऑन दोनों एक साथ यूज हो सकता है, इन्फ्लिक्ट ऑन या अपॉन। ओके। द म्यांमार आर्मी
inflicted many atrocities on the Rohingya Muslims. ठीक है ना? अब बेटा ये प्रीपोजिशन है, इंग्लिश में ही पूछा जाएगा तो इंग्लिश में ही समझा रहा हूं मैं। अब यहां पे आप लोग मत कहना कि हिंदी में समझाइए, क्वेश्चन हिंदी में नहीं आएंगे, क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएंगे और इंग्लिश में ही इसकी मीनिंग को समझना है आपको। जो भी इसका सेंस है, मीनिंग है, वो इंग्लिश में ही समझना है, ठीक है ना? हर चीज को मैं हिंदी में नहीं समझा सकता, इवन दो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। इसके मीनिंग को और इसके सेंस को हिंदी में भी मैं समझा रहा हूं, लेकिन एग्जाम्पल जो आप समझेंगे वो इंग्लिश में ही समझेंगे। इन्वॉल्व इन, इंडल्ज इन और इन्वॉल्व इन दोनों का मतलब लगभग सेम है। जंप एट, जंप एट का मतलब ये नहीं होता है कूद जाना। जंप एट का मतलब होता है किसी चीज को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेना, मतलब जल्दबाजी दिखाना। आप एक बिजनेसमैन हैं, कोई सा भी डील आपके पास आ रहा है, आप बिना सोचे समझे अग्रीमेंट कर ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया? जंप एट, मतलब जल्दी किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। नॉक एट, एज आई एम नॉकिंग हियर, नॉक एट, नॉक के साथ कभी भी एट का यूज होता है। शी इज नॉकिंग एट द डोर। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, टू केयर फॉर समवन। लुक फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, लुक फॉर का मतलब सर्च करना। द पुलिस इज लुकिंग फॉर द क्रिमिनल, मतलब पुलिस क्रिमिनल को ढूंढ रही है। क्लियर? तो ये हो गए कुछ वर्ड्स, ये वर्ड्स और इनके साथ जो यूज होने वाले प्रीपोजिशंस हैं वो, ठीक है ना? तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आप लोग इसको नोट कर लें और इसके बाद मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ और जो बचे कुछ वर्ड्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, इसको रटने की, याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप क्वेश्चंस करें, जिस बुक से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसको आप करें, वो अपने आप याद होता जाएगा। इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एंड आई होप यू विल डू इट। आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे एंट्रेंस एग्जाम में। ओके, थैंक यू वेरी मच।